हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया गया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका क्या ऑर्डर होता है और किस क्रम में वो व्यवस्थित किए गए हैं। इन सारी बातों की चर्चा हमने आपसे पिछले वीडियो में की हुई थी। तो जिन लोगों को वीडियो मिली हुई थी और उनसे ये कहा भी गया था कि जो एक सीक्वेंस आपको बताए गए थे विद्युत रासायनिक श्रेणी के, वो सबको खुद से कॉपी करना था और उसके बारे में बताना था कि हाँ, उसमें कहाँ पे कुछ डाउट्स है किसी को या नहीं है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जो कुछ लोग देखे हुए थे, जो 2-4 स्टूडेंट्स ने भेजे हुए थे, वो देख के अच्छा लगा। बाकी अभी तक जिनके पास वीडियो नहीं पहुंचा हुआ है, वीडियो नहीं मिला है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके आगे आपसे ये कहना ही चाहता हूं, मैं बार बार आपसे कहता भी हूं कि जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वीडियो के अंत में रहते हैं वो, तो जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन सा प्रश्न हमें दिया गया है हल करने के लिए। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो दूर भी होंगे और नए जो रूल्स होंगे, नए जो टॉपिक्स होंगे, उनके बारे में भी आप अच्छे ढंग से जान सकेंगे। ठीक है, चीज़ों को ऐसे आप अगर इग्नोर करते रहेंगे तो कभी भी आप कुछ अच्छा सीख नहीं पाएंगे। तो सभी लोग ये ध्यान रखें, जितनी चीज़ें बताई जाएं उनको सब लोग केयरफुली नोट करें, इसके बाद उसको स्टडी करें। इसके बाद फिर कुछ डाउट्स होते हैं तो उसे जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में, वो हमेशा ओपन रहता है, आपका आंसर जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज उसी विद्युत रासायनिक श्रेणी को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें उसमें हमसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में और किस क्रम पे वो व्यवस्थित किया गया है, इनकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। तो उस दिन मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताया था क्या होता है। पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसे आपने बताया था इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने आपको बताया था कौन कौन से एलिमेंट आपके आते हैं। शायद सभी को पता भी होगा जो लोग पिछला वीडियो देखे होंगे। ठीक, जो लोग पिछला वीडियो नहीं पाए हैं, नहीं मिल पाया है, मैंने आपसे बताया कि उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है ना, तो सभी लोग उसको जाके जरूर देखें। और चलिए मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन से एलिमेंट्स आपके आएंगे इसमें और एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा और कैसे आप डिसाइड करेंगे कौन सा मोर एक्टिव है, कौन सा लेस एक्टिव है, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले बताया गया था आपको, जैसे लेकर तो बताया गया आपको जैसे लेकर बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीढ़ी को नहीं सुना फिर भी हम आए। फिर भी हम गए। यहां पे है चप्पा चप्पा। ठीक, ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में भी। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले कि जो जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं पहले मैं उनको यहाँ डिसाइड कर दूं, इसके बाद फिर आप उनका ऑर्डर बताएंगे कि किस ऑर्डर में वो रखे गए। चलिए, जैसे इससे पहले शब्द का मतलब है लिथियम, दूसरे शब्द का मतलब है पोटेशियम, अगले शब्द का मतलब है यहाँ पे बेरियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्युमिनियम, फिर इसके बाद मैग्नीज, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम, क्रोमियम, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन। और इसके बाद जो आपका यहां पर है, इसका अर्थ मैंने आपको बताया था। सी का मतलब यहाँ पे कॉपर, एच का मतलब मरकरी, ए का मतलब सिल्वर, पी का मतलब प्लेटिनम और इस ए का मतलब है गोल्ड, Au। ये टोटल एलिमेंट जो आपकी विद्युत रासायन श्रेणी में रखे गए हैं। बताया गया था कि विभिन्न धातु युग्मों को उनके मानक अपक्षयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, विभिन्न धातु युग्मों को उनके मानक अपक्षयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायन श्रेणी आप कहते हैं। अब इस विद्युत रासायन श्रेणी में जो जो एलिमेंट है हमारे, वो मुझे बताया जा रहा है। ये देखिए, जैसे आपको यहाँ शो किया गया। अब इसका रोल क्या है, यहाँ पर ये चीजें हमको क्यों पढ़ाई जा रही हैं? तो इसका मेन मकसद ये है कि जैसे हमें कोई धातु दिया जा रहा है और ये कहा जाता है कि ये कुछ अम्लों से अपक्रिया करती हैं, कुछ धातु के लवणों से क्रिया करती हैं, तो कहाँ अपक्रिया संभव होगी, कहाँ अपक्रिया संभव नहीं होगी, इसका निर्धारण करते हैं आप। जैसे आप कहते हैं ना सर, ये वाली अपक्रिया आपने इस धातु के साथ करवाई, मान लीजिए मैं इसके साथ करवा दूं, तो क्या वो संभव नहीं होगी? तो उस चीज का आप निर्धारण यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको विद्युत रासायन श्रेणी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे समझाया गया था कि ये जो श्रेणी बनाई गई है, जो विद्युत रासायन श्रेणी यहाँ बनाई गई है, वो मानक अपक्षयन विभवों के घटते हुए क्रम में, मानक अपक्षयन विभवों के घटते हुए क्रम में ये आपका जो दिखाया जा रहा है ऑर्डर, वो बनाया गया। मतलब विद्युत रासायन श्रेणी जो दिखाई जा रही है यहाँ पे, वो मानक अपक्षयन विभवों के घटते हुए क्रम में रखा गया। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? जो सबसे ऊपर है ये इसी में कंटिन्यू है, ध्यान दें सबको, नहीं तो समझिए ये अलग सीरीज बन गई। इसी से लेकर के आप यहां तक ले चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने कि जो धातु सबसे ऊपर है, जो धातु सबसे ऊपर है, उसका मानक अपक्षयन विभव उतना ही कम होगा। मतलब यहां पर कहा जाए उतना अधिक ऋणात्मक होता है, उतना अधिक ऋणात्मक होता है। और जब इसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वो धातु उतना ही प्रबल होता है। ठीक, मतलब जिस धातु के मानक अपक्षयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, उसका जो मान आता है अर्थात उसकी जो प्रबलता होती है उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब धातुओं की प्रबलता क्या हुई? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। धातुओं की प्रबलता जो होती है, यानी विद्युत रासायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की प्रबलता घटती है, मीन्स धातुओं की सक्रियता घटती जाती है। ठीक है। दूसरा इसका जो फैक्ट है वो ये है कि जो धातु जिस धातु के ऊपर स्थित है, यानी कि जिस धातु के ऊपर स्थित है, वो उससे अधिक सक्रिय होता है और उसके लवण के विलयन से धातु को विस्थापित कर सकता है। क्या मतलब कहा गया कि श्रेणी में जो धातु जिस धातु के ऊपर स्थित है, उसके लवण के विलयन से उस धातु को आसानी से विस्थापित कर सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको बेरियम दिया गया और स्ट्रांसियम, तो स्ट्रांसियम को कोई साल्ट दे दिया गया, सपोज करिए SrCl दे दिया गया, और आप उसकी Ba से करवा रहे हैं, तो Ba क्या करेगा? इस Sr को यहां से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि Ba इससे ज्यादा स्ट्रांग है। समझे? अब अगर ऐसा आ जाए कि BaCl2 दिया होता, क्या BaCl2 दिया होता और आप Sr से उसको हटाना चाहते, तो ऐसे संभव नहीं होती। मतलब कम क्रियाशील वाला धातु अधिक क्रियाशील वाले धातु को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता है। ठीक, ये चीजें समझ में आई आपको? चलिए, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको ये बताना है कि यहां पर जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकते हैं। मतलब श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, क्या समझे आप? मैंने ये बताया
कि जो धातु, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई भी धातु आप लेते हैं, आयरन ले लीजिए, तनु अम्लों से अपक्रिया करवा रहे तो वहां लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन जो धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जो धातु हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, वो तनु अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं विस्थापित कर सकती है, क्योंकि वहां पर उसका रिप्लेसमेंट हो ही नहीं पाता है। आपने भी कहा ना, समझिए इससे ज्यादा क्रियाशील है तो भाई अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को हटा सकता है। लेकिन ये यहाँ पे हाइड्रोजन इनकी अपेक्षा अधिक है, इनकी अपेक्षा अधिक है, तो इसलिए वो इनको मतलब ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आई आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो आपका पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रबल अपचायक है, प्रबल आक्सीकारक है या प्रबल धातु है, ऐसा पूछा गया। तो श्रेणी अगर आपके माइंड में फिट है तो आप ऊपर से नीचे चेक कर सकते हैं भाई। लेकिन अगर इनके मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, मतलब पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसे इसका अटेम्प्ट करवाया था आपको, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस श्रेणी में, भाई श्रेणी आपके माइंड में है तब तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं, लेकिन यदि वो मानक अपचयन विभव के क्रम में दिया गया है, मानक अपचयन विभव के क्रम में यदि आपको उसका मान दिया गया है, तो जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा, वह धातु उतना ही अधिक प्रबल होगा, वह धातु उतना ही अधिक प्रबल होगा, अर्थात वो धातु उनमें से सबसे ज्यादा सक्रिय होगा, जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए आगे श्रेणी से, श्रेणी में जो यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाए गए हैं इनकी कुछ विशेष लक्षण भी हैं। जैसे इनमें से एक पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि सबसे तन्य धातु, सबसे ज्यादा तन्य और आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो आंसर है हमारा औरम। मतलब गोल्ड एक ऐसा धातु है जिसमें तन्यता का गुण सबसे ज्यादा, यानी तार खींचने का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ इसको पीट कर अगर हम पत्ती पत्ती चादरें ढेर सारी बना सकते हैं, इसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता सर्वाधिक होती है, लेकिन किसमें होती है, तो वो है गोल्ड, आपका सोना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगर आपसे इसमें कहा जाता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से आप किसे जानते हैं, तो आंसर है आपका मरकरी। मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। फिर इसके बाद अगर कहा जाए कि पूरी आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसमें भी आंसर आपका मरकरी होगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करने वाला धातु, सर्वाधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करने वाला धातु, तो आंसर है आपका सिल्वर। आंसर क्या है, सिल्वर है। ठीक है, फिर दूसरा अगर कहा जाए, दूसरा सर्वाधिक आपका था विद्युत चालकता वाला, तो वह है सिल्वर। उसके बाद दूसरा कौन सा है, तो कापर। कौन सा है, कापर। प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला जो धातु है वो कौन सा है, तो उसमें भी कापर आपका। ठीक है, और जो एक सफेद सोने के रूप में कहा जाए, सफेद सोना जो आपका होता है वो किसे कहते हैं आप, तो उसमें आंसर होता है प्लेटिनम का। तो इतनी चीजें, इतनी जानकारी आपको इस टॉपिक से मिलती है। ठीक है, तो एक बार इसको आप देखिएगा, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, जैसे सर्वाधिक आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण कौन सा रखता है, तो Au रखता है। सफेद सोने के रूप में आप किसे जानते हैं, या सफेद जो आपका सोना होता है वो कौन कहलाता है, तो प्लेटिनम। फिर आपसे कहा गया सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है, तो सिल्वर है। ठीक है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना वाला धातु कौन सा है, तो मरकरी है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो भी मरकरी होगा। फिर इसके बाद अगर आपसे कहा जाता है कि प्राचीन काल में सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला धातु कौन सा है, तो कापर है। और दूसरा सर्वाधिक विद्युत चालकता प्रदर्शित करने वाला धातु कौन सा, तो भी कापर होगा। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको अगर समझ में आ गई हैं तो आप उसका जो नोट्स है उसको जरूर बनाइएगा, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए गए उनको भी आप लिख करके भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम आपको बता देते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, कैसे आप यूज करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया कि क्या होता है जब, क्या होता है जब कि जिंक की छड़ कापर सल्फेट के विलयन में डाल दी जाती है।
जिंक की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दी जाती है। तो जिंक की छड़ है, कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। तो जब आप इसमें देखते हैं तो मिलता क्या है, चूंकि देखिए यहां पर Zn Cu से क्या है, अधिक सक्रिय है। भाई देखिए Cu यहां है, Zn यहां मिल रहा है, इससे ऊपर है कि नहीं। तो जो धातु जिससे ऊपर स्थित है उससे ज्यादा सक्रिय है ना। तो यहां पर क्या हुआ, Zn इस कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो बन जाता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। तो मतलब यहां पे क्या, वो विस्थापन संभव हो गया। अब अगर यही अपक्रिया अपोजिट में दी जाती, जैसे Cu प्लस ZnSO4, तो आप यहां लिखते नो रिएक्शन। आप यहां क्या लिखते, नो रिएक्शन। कैसे, क्योंकि आपने क्या बताया, आपने ये बताया कि भाई जो धातु जिससे ज्यादा क्रियाशील होगा उसी को उसके लवण से विलयन, उसी को लवण के विलयन से आप विस्थापित करवा सकते हैं। तो यहां चीजें देखिए क्या है, कॉपर कम क्रियाशील है ना जिंक से, तो कम क्रियाशील वाला जो धातु होगा वो अधिक क्रियाशील वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। चीजें समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन दूसरे ढंग से पूछा जाता है क्या, कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट का विलयन का जो नीला रंग होता है वो जिंक की छड़ डालने पर धीरे धीरे उदासीन हो जाता है या रंगहीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो Zn आपका है वो इसे विस्थापित कर देता है, जिस वजह से इसका नीला रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि इसी की वजह से इस विलयन का रंग नीला था। समझ गया। अब ऐसे ही अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि Zn है या कोई भी और मेटल दे सकते हैं, HCl आपको दे दिया गया, तनु HCl दे दिया गया, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हाइड्रोजन से ऊपर जो धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातुएं हैं वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकती हैं। जैसे यहां पर Zn था, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो ये इस तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी, मतलब हाइड्रोजन गैस ZnCl2 बनता है, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, ये देखिए आपका हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे देता Ag प्लस HCl तनु HCl में, तो यहाँ पे लिखते नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि भाई हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, क्योंकि जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे स्थित है। तो बातें समझ में आ रही हैं आपको ना। इसमें बस इतना ही क्लियर करना है कि जब आप इसका देखिए स्टडी में कि कौन सी ऐसी धातु है जो उसके ऊपर स्थित है या कौन सी ऐसी धातु है जो उसके नीचे स्थित है, तो आप उसका विस्थापन आसानी से करवा सकते हैं कि कहां विस्थापन हो सकता है, कहां विस्थापन नहीं होगा। तो इसके लिए 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं और उसका आंसर सभी लोग करेंगे। ठीक है, थ्रेडी सबने बना ही ली है, नोट कर लीजिएगा। और जो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया मैंने वो भी आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन संभव है, कौन सा इक्वेशन संभव नहीं होगा, वो चीजें आपको डिसाइड करनी है। और पिछली क्लास में मैंने कुछ आयंस बनाए हुए थे जहां आपको पता होगा कि आप कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते थे, मतलब जो यौगिक का सूत्र होता था, रासायनिक सूत्र, वो कैसे बनते थे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिएगा इसको जरूर एक बार। यहां पर जैसे एक दिया गया Hg प्लस ZnSO4, यहां मैंने बना दिया HgSO4 प्लस Zn, मतलब आपको बताना है कौन सी क्रिया संभव है, कौन सी संभव नहीं है। फिर ऐसे ही Cu प्लस AgNO3, तो यहां CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, इसको आप इस तरह से ले लीजिए। नेक्स्ट आपका आता है यहां पे Fe प्लस H2SO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस H2। सिर्फ आपको बताना है कौन सा संभव है, कौन सा संभव नहीं है, ठीक है ना। फिर आपके पास आता है यहां पे Hg प्लस, चलिए HNO3 ले लेते हैं, और दिखाया मैंने HgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। नेक्स्ट है आपका Mg प्लस ZnSO4, यहां MgSO4 प्लस Zn। ये 5 क्वेश्चंस
आपके लिए हैं और बताना ये है कि इनमें से कौन कौन सी अपक्रियाएं संभव हैं, कौन सी संभव नहीं है। संभव है तो उसका कारण क्या है और संभव नहीं है तो उसका कारण क्या है। सभी लोग इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी इस चैप्टर में बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे। तो वीडियो को सभी लोग अधिक से अधिक अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, जो भी हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप्स हैं आपके पास, उसमें आप इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।